दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हैं हमारे चैनल पर नए तो हमारे इस चैनल को करें जल्दी से सब्सक्राइब, साथ में करें बेल आइकन को प्रेस, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 भारतीय संस्कृत। ये पार्ट हमारा 5 है, ये लास्ट वीडियो हमारा पार्ट 5 का है। आज इस वीडियो के साथ आज हमारा चैप्टर 4 भारतीय संस्कृत समाप्त होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियो को हमारे चैप्टर 1, 2, 3 को नहीं देखा है और जितने पार्ट 4 के हैं 1, 2, 3, 4 आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्लेलिस्ट नहीं चेक करना जानते तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, आप लोग पा जाएंगे। दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोग अगर नए होंगे चैनल पर तो हमारे इस चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ में करेंगे बेल आइकन को प्रेस, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम यहाँ पढ़ने वाले हैं भारतीय संस्कृत। आज हमारा ये पार्ट 5 है। देखिए दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते तो हैं, सारे गद्यांश को अच्छे से करवाते, एक भी गद्यांश मिस नहीं होने देते हैं। साथ में ही ये भी बताते हैं कौन सा गद्यांश कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, जिससे आप लोग ये भी टिक करते चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। यहाँ हमारा ये है, देखिए, भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ से का हमारा गद्यांश है। हमारी संस्कृत का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर आधारित रहा। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग ही से निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है तेन त्वेकेन भुज्या। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहता है। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। दोस्तों, ये जो गद्यांश या ये जो क्वेश्चन है, ये आपका 2012 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इसे टिक कर लीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है वो भी याद करते हैं आप लोग। चलिए, लास्ट में तो हम बताएंगे, जब एग्जाम को 1-2 महीने मंथ बचेंगे तो हम आपको सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी बोर्ड जितने पेपर होते हैं सारे सॉल्व करवाएंगे आप लोग को। तो चलिए यहाँ से देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। फिर दूसरा गद्यांश है आपका दोस्तों रेखांकित अंशों की व्याख्या। फिर तीसरा गद्यांश है हमारी नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है, इसका दूसरा रूप क्या है। तो तीनों क्वेश्चनों को हमने देखा दोस्तों। पहला है तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या और तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है हमारी नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया, इसका दूसरा रूप क्या है। तो दूसरा रूप यहाँ पूछा गया, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर तीसरा। चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये संदर्भ आ गया है हमारा। यहाँ आप देख सकते हैं संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये हमारा संदर्भ था दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा था रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो उसका आंसर ये दिया गया। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार भोग की उत्पत्ति त्याग से हुई है और त्याग भी भोग में ही पाया जाता है। उपनिषद में कहा जाता है या कहा गया है कि संसार का भोग त्याग की भावना से करो, या त्याग में ही भोग माना गया है। भोग के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कलह करता है, विवाद करता है और समाज में उसका विरोध करता है। भोग के कारण ही एक समाज का दूसरी समाज में अथवा एक देश का दूसरी देश से संघर्ष होता है। अतः इन समस्त विरोधों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए त्याग की भावना का उत्पन्न होना अनिवार्य है। त्याग की भावना मन में आते ही चित्त में अपार सुख अथवा शांति का अनुभव होने लगता है।
इस प्रकार त्याग अथवा अहिंसा भारतीय संस्कृति का वह तत्व है जो संसार में व्याप्त समस्त व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, देश विदेशगत विरोधी को समाप्त कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ रेखांकित अंशों की आपकी सारी ये हो गया है आंसर, तो आप लोग इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन वहाँ मेरा था, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन का यहाँ आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो तीसरे क्वेश्चन का यहाँ आंसर है दोस्तों, ये हम देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या रूप त्याग है, यही पूछा गया था। अहिंसा का दूसरा स्थान क्या दिया गया है और दूसरा नाम क्या है, तो यही यहाँ कहा गया है कि यहाँ कह रहा है हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम रूप त्याग है। दोस्तों ये गद्यांश आपका जो है वो समाप्त हो गया है। अब गद्यांश नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या है। नेक्स्ट गद्यांश को देखने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहे और अपने पेरेंट्स का अच्छे नंबर से पास होकर और या टॉपर बनकर उनका नाम रोशन कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट गद्यांश को हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट गद्यांश यहाँ आ चुका है, तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं ये यहाँ। तो देखिए इसको हम गद्यांश पढ़ेंगे, फिर उसी के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ठा है हमारा। दूसरी बात यह है ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करें। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्कृत संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यकारों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृत का एक व्यक्त रूप है। उसके दूसरे रूप ज्ञान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जा सकते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। तो देखिए दोस्तों आप लोगों ने इसे सारे को पढ़ लिया है। अब इसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, 3 क्वेश्चन दिया गया है। 3 क्वेश्चन में है पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंशों की व्याख्या, और ये तीसरा दिया गया है भारत अपनी एक सूत्रता किन किन कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता है, किन किन कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखने से पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये 2013 में गद्यांश पूछा गया है। तो चलिए इसके अनुसार हम लोग संदर्भ को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ संदर्भ दिया गया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये हमारा संदर्भ था। तो संदर्भ ये हो चुका है। अब तीसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या, दूसरा देखेंगे क्वेश्चन। फिर तीसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा किन की कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है एक सूत्र। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या आ चुकी है। अब हम लोग देखते हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या आप लोग यहाँ देख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा आप लोग को खटर पटर का, तो अवॉइड कीजिएगा। आप लोग इस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग देखिए दोस्तों, बंद भी हो गया, हमने कह दिया। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि प्रादेशिक भाषाओं को समझने के लिए ऐसी संस्था स्थापित की जाए और अनुवाद के माध्यम से इन भाषाओं का आदान प्रदान संभव हो सके। दूसरा है अनुवाद करने वाली यदि कोई संस्था सृजित हो जाती है तो इससे साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, अच्छे साहित्य की रचना संभव हो सकेगी, साहित्य सृजन में सकारात्मक बदलाव होगा, साहित्य के स्तर में भी सुधार होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ है भारत अपने एक सूत्र ज्ञान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है।
तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट गद्यांश की हमारी बारी है। तो चलिए नेक्स्ट गद्यांश को हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट गद्यांश क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखने से पहले आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं। यहाँ आप लोग दोस्तों स्क्रीन पे नेक्स्ट गद्यांश देख सकते हैं। तो नेक्स्ट गद्यांश देखिए दोस्तों, आवाज़ तो ज़्यादा आ रही है खटपट की, इसलिए इसके साथ साथ मुझे भी तेज़ बोलना होगा, वॉल्यूम को भी अपने तेज़ करना होगा, तभी तो आप लोग को सुनाई देगा, समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृत के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय है। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संग लिपि अर्थात देवनागरी में छपवाने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि हम कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना समय है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषा की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है दोस्तों। तो आप लोग जैसे जानते होंगे 2020 में 2021 में एग्ज़ाम ही नहीं हुआ दोस्तों, तो इसलिए आप लोग यहाँ इसको अच्छे से ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिएगा। ये जरूर टिक आप लोग लगिए, जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, फिर तीसरा रेखांकित अंशों में से किसी एक अंश की व्याख्या कीजिए। ये सारे रेखांकित हैं, तो इसमें से कोई एक रेखांकित अंशों की व्याख्या हमको करनी है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, कृतियों को देवनागरी लिपि को छपवाने का क्यों सुझाव दिया गया। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन का संदर्भ। तो पहले यहाँ देख सकते हैं आप लोग संदर्भ, हमारा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो संदर्भ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित अंशों की व्याख्या देखते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा भी क्वेश्चन का आंसर वहीं हम लोग देखेंगे। यहाँ हमने क्वेश्चन को सब पढ़ लिया है, चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ आ गया रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या हम लोग देखते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए, लेखक कह रहा है कि भारत की प्रादेशिक भाषाओं का स्वाद देश के समस्त लोगों को कैसे चखाया जाए, क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता होती है। इसके लिए वह आवश्यक है कि प्रादेशिक भाषा की रचनाओं को देवनागरी लिपिबद्ध कराया जाए, ताकि सभी देशवासी इसका आनंद उठा सके। इससे उत्तर और दक्षिण भारतीय लोग आनंद उठा सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में पर्याप्त समानता है। क्वेश्चन आपका रेखांकित अंशों की आंसर था, ये हो चुका है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हम लोग देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, उसका आंसर। देखिए आंसर दिया गया है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी लिपि में छपवाने का आशय यह है कि यह एक ऐसी लिपि है जिसे जन सामान्य भी समझ सकते हैं। देवनागरी लिपि में यदि कोई रचना छपती है तो उसे जन सामान्य आसानी से समझ सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं देवनागरी में क्यों लिखने को कहा गया था, इसका आंसर आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप यार दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आया ही होगा, इतने अच्छे से आपको लोग को हमने समझाया, क्योंकि एक भी हम क्वेश्चन नहीं छोड़ते, सारे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो आई होप हमारे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं दोस्तों, यानी कि चैप्टर 4 हमारा हो चुका है। अब वो चैप्टर नंबर हम लोग 5 देखेंगे कि चैप्टर नंबर हमारा 5 क्या है, तो उसे भी हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसका आंसर देखेंगे कि कैसा है। तो सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब ही करना होगा और साथ में बेल आइकन, तभी तो आप लोग हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन पा सकेंगे। 5वां लेसन हमारा रहेगा ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये वाला हम लोग देखने वाले हैं।
तब तक के लिए इतना वीडियो यहीं समाप्त होता है ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के साथ नए नोटिफिकेशनों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नहीं, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।